धरातल के समानांतर गतिशील हवा जिसकी गति व दिशा निश्चित यानी पृथ्वी धरातल के समानांतर गतिशील हवा जिसकी गति व दिशा निश्चित नहीं होती है उसे पवन कहते हैं। अब बात करें कि पवन की गति को नियंत्रित करने का मुख्य कारक क्या है, तो लिखिए पवन की उत्पत्ति का मुख्य कारक दाब प्रवणता बल है जो पवन की दिशा व गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। यानी पवन की गति व दिशा को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, वो है दाब प्रवणता बल। कौन सा कारक है, दाब प्रवणता बल मुख्य कारक है, पवन की दिशा व गति को नियंत्रित करने वाला कारक। अब दो विद्वान हुए हैं फ्रिंच व टिवार्थ के अनुसार एक डेफिनेशन है फ्रेंच और टिवार्था को, तो इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखिए पवने प्रकृति द्वारा उत्पन्न वायुदाब की असमानताओं को दूर करने का प्रयास है। क्या है कि पवने प्रकृति द्वारा उत्पन्न वायुदाब की असमानताओं को दूर करने का प्रयास है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब पवने क्या करती हैं, उच्च वायुदाब
से निम्न वायुदाब की तरफ दाब की उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गति करती है। ठीक है, तो नोट लगा के लिखिए पवन या हवा या वायु एक ही बात है। लिखिए हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गतिशील रहती है। ठीक, ये तो था पवन। पवन क्या होती है, पवन की किस विद्वान ने क्या परिभाषा दी है, तो इम्पोर्टेंट परिभाषा है ये, प्रिंस और टिवार्थ होगी, ये परिभाषा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि हवा है या वायु या पवन है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गतिशील रहती है। अब अगला पॉइंट हमारा ये है कि पवनों को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पवनों को नियंत्रित करने वाले कारक हैं, उनमें एक तो दाब प्रवणता बल या वायुदाब का ढाल है जो भी हमने पढ़ा था। और दूसरा है घर्षण बल, तीसरा है विक्षेपी बल और चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल और पांचवा होगा भूविक्षेपी बल। तो पहला कारक है या प्रथम कारक ये है कि वायुदाब का ढाल या दाब प्रवणता। ये क्या होती है कि पृथ्वी के किन्हीं दो स्थानों, यानी पृथ्वी के किन्हीं दो स्थानों को दाब प्रवणता या बैरोमेट्रिक ढाल, सॉरी, पहला पॉइंट हमारा यह है कि दाब प्रवणता या वायुदाब का ढाल। तो जिसमें क्या होता है कि पृथ्वी के किन्हीं दो स्थानों के बीच में वायुदाब के अंतर को, ध्यान से सुनिए, पृथ्वी के किन्हीं दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता या बैरोमेट्रिक ढाल कहा जाता है। अर्थात दाब प्रवणता का संबंध वायुदाब में अंतर या परिवर्तन से है। देखिए एक ये स्थान है ए, ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। यहाँ का वायुदाब 1010 मिलीबार है और यहाँ का वायुदाब 900 मिलीबार है। तो ये वायुदाब कम और ये वायुदाब क्या है, ज़्यादा या अधिक। तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ क्या करेंगी, गति करेंगी, ये हमने अभी पीछे पढ़ा है। ये वायुदाब का जो अंतर है जितना अधिक होगा वायु उतनी ही तीव्र गति से चलेगी। तो वायुदाब का अंतर जितना अधिक होगा हवाएं उतनी गति से चलेंगी। तो इसमें क्या है, दाब प्रवणता क्या हुआ कि एक स्थान यानी पृथ्वी के किन्हीं दो स्थान, एक ए हो गया और ये दूसरा बी हो गया, किन्हीं दो स्थानों के बीच में वायुदाब के अंतर को, ये दो अंतर है, ये 1010 है और ये 900 है, इस अंतर को दाब प्रवणता या बैरोमेट्रिक ढाल, बैरोमेट्रिक ढाल, बैरोमेट्रिक ढाल क्यों कहते हैं, क्योंकि वायुदाब को मापने का यंत्र क्या होता है, बैरोमीटर।
कि उच्च वायुदाब है कि निम्न वायुदाब, उनको मापने का अंतर बैरोमीटर है, और बैरोमीट्रिक ढाल के अकॉर्डिंग हवाएं चलती हैं अनुसार, उसलिए बैरोमीट्रिक ढाल कहते हैं। ठीक है, अब लिखिए इसमें मैं इसको मिटा रहा हूं। लिखिए पृथ्वी के किन्हीं, यानी कोई भी स्थान हो सकते हैं, किन्हीं दो स्थानों के बीच वायुदाब में अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। आगे लिखिए, जब दाब प्रवणता अधिक होती है तो समदाब रेखाएं पढ़ी थी हमने, समान वायुदाब स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समदाब रेखाएं पास पास वह अधिक होती हैं। समदाब रेखाएं पास पास या अधिक होती हैं। अधिक का मतलब अधिक संख्या में होती हैं तथा जब दाब प्रवणता कम होती है तो समदाब रेखाएं दूर दूर व कम संख्या में होती हैं। ठीक है, यानी जब दाब प्रवणताएं अधिक होती है तो समदाब रेखाएं पास पास व अधिक संख्या में होती है, और जब दाब प्रवणताएं कम होती है तो समदाब रेखाएं दूर दूर और कम संख्या में होती है। अब आपसे ये पूछा जाए कि यदि दाब प्रवणता बढ़ा दी जाती है तो पवन की गति क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी? यदि दाब प्रवणता बढ़ा दी जाती है या बढ़ जाती है तो पवन की गति क्या होगी? बढ़ेगी। अगर दाब प्रवणता बढ़ेगी तो पवन की गति भी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना है घर्षण बल। अब घर्षण बल क्या होता है?
कि स्थलीय भाग पर पर्वत, पठार, मैदान, भवन, इमारतें, वृक्ष इत्यादि होने से घर्षण बल अधिक होता है। यानी घर्षण बल क्या होता है, पर्वतों पर अधिक होता है और ऊंचाई पर कम होता है। जैसे ये ऐसे समझिए कि ये स्थल भाग है, ठीक है, ये स्थल भाग है, इस पर कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, ठीक है, कहीं पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इन पे वृक्ष हैं, कहीं बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो ये स्थल है। लेकिन घर्षण बल दो तरह से काम करता है। ये स्थल से ऐसे मानिए कि 500 मीटर की ऊंचाई, 500 मीटर की ऊंचाई तक घर्षण बल क्या होता है, सर्वाधिक होता है। क्या होता है, सर्वाधिक। और इस घर्षण बल का प्रभाव धरातल से 3 किलोमीटर तक देखा जाता है। किसका, घर्षण बल का प्रभाव। 3 किलोमीटर के बाद में हवाएं हैं वो घर्षण के प्रभाव से मुक्त हो जाती हैं। तो स्थलीय भागों पर क्या होती है, पर्वत, पठार, मैदान या इमारतें या वृक्ष इत्यादि होते हैं, जिसके कारण घर्षण बल अधिक लगता है, जबकि समुद्री स्तर पर घर्षण बल न्यूनतम होता है। क्यों होता है, क्योंकि समुद्र स्थल एक समान होती है, उस पर कोई रुकावट पैदा नहीं होती है, इस कारण घर्षण बल न्यूनतम होता है और स्थल भाग पर घर्षण बल अधिक लगता है। अब लिखिए इसमें आप, स्थलीय भागों पर पर्वत, पठार, इमारतें, वृक्ष इत्यादि होने के कारण घर्षण बल अधिक लगता है। जिससे क्या होता है, लिखिए, जिससे पवनों की गति अवरुद्ध हो जाती है। जिससे पवनों की गति क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, जबकि समुद्री सतह पर घर्षण बल न्यूनतम लगता है, जबकि समुद्री सतह पर घर्षण बल क्या होता है, न्यूनतम लगता है। आगे लिखिए, सर्वाधिक घर्षण बल का प्रभाव धरातल से 500 मीटर की ऊंचाई तक देखा जाता है।
ठीक है। आगे एक लाइन लिखिए, सामान्यतः घर्षण बल का प्रभाव 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखा जाता है। यानी सर्वाधिक प्रभाव की बात करें तो सर्वाधिक प्रभाव है भाई, घर्षण बल का सर्वाधिक प्रभाव तो क्या है कि 500 मीटर की ऊंचाई तक देखा जाता है, सर्वाधिक। यानी बात किसकी कर रहा है, सर्वाधिक की। जबकि सामान्य तौर पर 3 किलोमीटर ऊंचाई तक घर्षण बल का प्रभाव रहता है या देखा जाता है। इससे ऊपर क्या होता है, घर्षण बल से हवाएं मुक्त हो जाती हैं। कोरियोलिस बल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये जानते हैं। पहली बात तो यह है कि विक्षेपी बल की उत्पत्ति किस कारण से होती है। तो उत्पत्ति का कारण है, उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति से इसकी उत्पत्ति होती है। अब बात करें कि विक्षेपी बल की सबसे पहले खोज किसने की, तो इसकी खोज की सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान कोरियोलिस ने इसकी खोज की, जिस कारण इसको कोरियोलिस बल भी कहा जाता है। अब कोरियोलिस के अनुसार कि विक्षेप बल पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न बल है, जिससे पवनें अपनी दिशा से मुड़ जाती हैं। इससे क्या हो जाती हैं, पवनें अपनी दिशा से मुड़ जाती हैं या विक्षेपित हो जाती हैं। ये विक्षेपी बल है, यानी इसकी उत्पत्ति का कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। और इसकी खोज सर्वप्रथम की थी फ्रांसीसी विद्वान कोरियोलिस ने। इस कारण इसे कोरियोलिस बल भी कहते हैं। और कोरियोलिस विद्वान ने बताया कि विक्षेपी बल के कारण पवनें अपनी दिशा से मुड़ जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं या विचलित हो जाती हैं। अब इस कोरियोलिस बल का प्रयोग करते हुए पवनों की दिशा से संबंधित विद्वानों ने अपना मत दिया है। उसमें पहले विद्वान है फेरेल का नियम। फेरेल का नियम ये विद्वान कहते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति की घूर्णन गति से उत्पन्न पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न कौन सा बल उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल। गति से उत्पन्न कोरियोलिस बल के प्रभाव, कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवनें
उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यानी फेरेल ने यह बताया कि जैसे ये एक पवन आ रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है उस दिशा में आप अगर मुंह करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर यानी इस तरफ विक्षेपित हो जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर विक्षेपित हो जाएंगी। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर इस तरफ विक्षेपित हो जाएंगी। ये कोरियोलिस बल है। क्या है? 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा। और ये इसका हो गया 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक, तो विषुवत रेखा पर घूर्णन गति यानी यहाँ पे क्या होती है? घूर्णन गति सर्वाधिक। यहाँ पे घूर्णन गति होती है सर्वाधिक तथा ध्रुवों पर घूर्णन गति कम, और यहाँ पे ध्रुवों पर घूर्णन गति कम। यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर घूर्णन गति में क्या आती है? कमी आती है। लेकिन कोरियोलिस का मान है वो विषुवत रेखा पर 0 होता है। अब कोरियोलिस मान यानी विक्षेपी बल है कोरियोलिस का मान यहाँ पे होता है 0, यहाँ पर 0 डिग्री पर, और यहाँ पे होता है अधिकतम। यहाँ पे अधिकतम होगा, बढ़ेगा। यानी पृथ्वी की घूर्णन गति तो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है और ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो कम होगी, लेकिन कोरियोलिस का मान है वो विषुवत रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यह कहते हैं कि कोरियोलिस बल है वो बढ़ते अक्षांशों के साथ बढ़ता जाता है। बढ़ते अक्षांशों का मतलब है ये 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो 0, 30, 60 और 90 अक्षांश का मान बढ़ रहा है और कोरियोलिस का मान भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल सीधी सी बात है कि ये लंबवत कार्य करता है। लंबवत कार्य करता है या लंबवत काम करता है, लंबवत कार्य करता है। यानी हवाएं, ये धरातल है, यहाँ से ये धरातल है, ऐसे मानो ये क्या है? धरातल। यहाँ से हवाएं उठेंगी, ठीक है, ये क्या हो गई? हवाएं या पवनें। यहाँ से हवाएं उठेंगी और गुरुत्वाकर्षण बल इन पवनों के विरुद्ध कार्य करता है, अपोजिट साइड से। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल अपोजिट। यानी गुरुत्वाकर्षण बल है कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को या
हवाओं को या कोई भी वस्तु हो उसको अपनी ओर खींचना। पृथ्वी धरातल से कोई वस्तु या हवाएं ऊपर उठ रही हैं और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अपनी ओर खींचना, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होता है। ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है, तो यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम है और यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, न्यूनतम है। लेकिन ये दूरी कम है और ये दूरी अधिक होती है, तो प्रक्षेपण यान है वो भूमध्य रेखा से छोड़े जाते हैं। प्रक्षेपण यान भूमध्य रेखा से छोड़े जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला है विक्षेपी बल। विक्षेपी बल, भूविक्षेपी बल, इसे मतलब क्या है कि धरातल से, ये अपना धरातल है, क्या है, धरातल, और धरातल से 500 मीटर की ऊंचाई पर, 500 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, घर्षण बल सर्वाधिक होता है। और सामान्य तौर पर 3 किलोमीटर तक घर्षण बल का प्रभाव देखा जाता है। घर्षण बल का प्रभाव देखा जाता है 3 किलोमीटर से ऊंचाई ऊपर, यानी धरातल से ऊंचाई वाले भागों में जहां घर्षण बल समाप्त हो जाता है, कहां पे, 3 किलोमीटर के बाद, तो वहां पे वायुदाब, पूर्णता बल और कोरियोलिस बल में संतुलन स्थापित होने से पवनें समदाब रेखाओं के समांतर चलने लगती हैं, जिन्हें भूविक्षेपी पवनें कहते हैं। लिखिए, धरातल से ऊंचाई वाले भागों में जहां घर्षण बल समाप्त हो जाता है, तो वायुदाब, प्रवणता व कोरियोलिस बल में संतुलन स्थापित हो जाने से पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगती हैं। इसे भूविक्षेपी पवनें कहते हैं। ठीक, ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने पवन क्या होती है, पवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम
पढ़ेंगे प्रमुख पावन परिसंचरण को कितने रूपों में या कितने प्रतिरूपों में बांटा गया है उनके बारे में। तब तक जय हिंद, जय भारत।